एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कॉरिलेशन एंड द सिंपल रिग्रेशन। यहाँ से पता है आपको 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए लास्ट 3 साल के अंदर। सो इसीलिए ये चैप्टर जैसे कि आपका सैम्पलिंग था, सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर था, इसी तरीके से ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आज हमारा ब्लॉक नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। देखो यहाँ से हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमने सैम्पल डाटा कलेक्ट किया, चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया। देन डाटा कलेक्ट करने के बाद उसमें से मैंने कुछ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, सारी पॉपुलेशन को ना लेते हुए मैंने कुछ को सेलेक्ट किया जिसे हमने सैम्पल बोला था, ठीक है। फिर मैंने उसको अरेंज किया, कोडिंग की, डिकोडिंग की, देन उसके बाद मैंने उसका सेंटर पॉइंट निकाला, देन उसके बाद मैंने उसकी डायरेक्शन निकाली, ठीक है। अब डायरेक्शन तो निकाल ली। अब देखो मैंने क्या कहा था कि मेरे पास क्या एक सीरीज़ है, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर मान लीजिए डाटा 3, 2, 4, 8, 7, 15, ठीक है, 16 है। इसमें से मैंने क्या किया, सेंटर पॉइंट निकाला जिसको मैंने क्या बोला, सेंट्रल टेंडेंसी है ना। मैंने कहा कि इसके आसपास इतने सारे डाटा है, इस डाटा का मेन पॉइंट क्या है वो मैंने निकाला जिसे हमने कहा सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज कहा, मीन कहा, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया वेरिएशन, दैट मीन्स डिस्पर्जन पढ़ा, वेरिएशन पढ़ा कि ये जो डाटा है, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट शो हो रहा है इसका इनके साथ कितना डिस्टेंस है वो हमने किस में पढ़ा, वेरिएशंस के पढ़ा, ठीक है। स्क्यूनेसिस के अंदर बात हमने की किसके बारे में कि ये जो डाटा है किसकी ओर मूव हो रहा है, इसकी पॉजिटिव की ओर है, नेगेटिव है, कोई इसके बीच में ये डाटा इक्वल बीच में बाइफरकेट हुआ है, मेन मोड मीडियन की इक्वल वैल्यू है नहीं है, ये हमने स्क्यूनेस में पढ़ा, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने कर्टिसिस को भी डिस्कस किया था कि ये पीक कितना जा रहा है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल कर्व से ज़्यादा जा रहा है, नीचे जा रहा है, बीच में है, इक्वल टू नॉर्मल है, ये हमने कर्टिसिस के अंदर डिस्कस किया, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉरिलेशन। अब यहाँ पर केवल इतना जानना ही बेहतर नहीं होगा कि हमें केवल ये जानना था कि यहाँ सेंटर पॉइंट क्या, उनका क्या है, डिस्टेंस क्या था, हमें ये भी जानना होगा कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। भाई ये जो 2 वेरिएबल्स मैंने आपको डिस्कस किए थे कि आपको बताया हमने 3 सीरीज डिस्कस की थी, अभी तक नेक्स्ट ईयर तक चलते आएंगे। मीन्स कि आपके पास 3 सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज थी, उसके बाद आपके पास डिस्क्रीट सीरीज थी, उसके बाद आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज थी। यस, ये नो, यस। जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पर हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया, मीन्स कि 2 कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के बीच में डायरेक्शंस डिस्कस किए, उनके बीच में सेंटर पॉइंट डिस्कस किया, है ना। इसी तरीके से अब इनके बीच में ना कोरिलेशन देखेंगे, रिलेशन दैट मीन्स इनके बीच में एक जो संबंध है वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल क्या है, मान लीजिए मेरे पास किसी भी गुड्स की प्राइस है, मान लीजिए ये मेरे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक रखी हुई है, ठीक है। इस बुक का क्या प्राइस है, ये मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा, मार्केट में इसकी डिमांड क्या है, दूसरा वेरिएबल ये है। अब यहां पर इनके बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, मुझे इस चैप्टर के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि को रिलेशन क्या है, मीन्स कि 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। रिलेशन पॉजिटिव है, रिलेशन नेगेटिव है, या फिर कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे जैसे कोई भी कंपोनेंट का, कोई भी आइटम के प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आने वाला है, जैसे मैं कहूँ कि आप अगर मार्केट में जाएंगे ना, टमाटर का मैं एग्जाम्पल बहुत बार लेती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगे वही होते हैं, है ना। अब देखो 200 रुपये किलो हो चुके हैं टमाटर, है ना। तो प्राइस कितना बढ़ गया है, क्या आप उस 200, अब देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको खरीदोगे, अदरवाइज नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, उसकी डिमांड कम कर देगा। भाई जब नीचे प्राइस आएगा हम डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन आपको नजर आ रहा है मैम, हमें नेगेटिव रिलेशन नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कम आ रहे हैं। तो मुझे ये रिलेशन बताना है बेटा, कोरिलेशन के चैप्टर में यही रिलेशन हम समझेंगे। डिफरेंट डायग्राम्स दिए गए हैं, ऑथर्स ने दिए गए हैं, और आपके एग्जाम के अंदर कार्ल पियर्सन्स का और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये थ्योरीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको बेस मान के चल रहे हैं ना, है ना। अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके पास रिग्रेशन। इसमें भी कुछ कमी है। अब जैसे आगे से हम पढ़ते आ रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी तो केवल सेंटर पॉइंट बता रहा है। अगले ने कहा कि भाई दूरी कौन बताएगा, तो डिस्पर्जन ने दूरी बता दी, वेरिएशन ने दूरी बता दी। अब उसके बाद स्क्यूनेस में आया कि भाई स्क्यूनेस क्या कर रहा है कि अरे तुमने डिस्टेंस भी बता दिया, अच्छा किया, बट ये तो बताओ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नहीं हो रहा, मूवमेंट कहाँ हो रही है, मूवमेंट को देखना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन हमने देखी हमने स्क्यूनेस के अंदर, ठीक है। पीकनेस हमने देखी कर्टिसिस के अंदर। कोरिलेशन कहता है किसी ने रिलेशन बताया नहीं, मैं रिलेशन बताऊंगा। रिग्रेशन कहता है कि तुमने रिलेशन भी बता दिया
पर तुमने ये नहीं बताया कि कितना रिलेशनशिप है। समझ में आया? तुमने रिलेशनशिप बताया, इट्स ओके, बट तुमने रिलेशनशिप कितना है वो कौन बताएगा? वो कहता मैं बताऊंगा, तुम्हारी कमी मैं पूरी करूंगा, जिसे बोलेंगे रिग्रेशन, राइट? कि मीन्स कि दो वेरिएबल्स, उनके बीच में जो आपने रिलेशन बताया ना कि प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है, डिमांड घट रही है, प्राइस बढ़ रहा है, भाई इनके बीच में कितना रिलेशन है वो यहाँ बताएगा। इसमें रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये तो बता दिया, इट्स ओके, ये कॉरिलेशन का काम था। अब इनको नंबर्स में, टर्म में मेजर करके बताएगा रिग्रेशन, ठीक है? इनके बीच में डिफरेंस भी करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स 8 के 8 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कॉरिलेशन का मीनिंग, टाइप्स, डिग्री, मेथड्स, जो कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन के जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। फिर हमारे रिग्रेशन का आ जाता है, इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन। आई होप यहाँ पे एक मेथड रह गया है। स्टैंडर्ड एरर कहाँ गया भाई? या तो मैं लिखना भूल गई, अदरवाइज स्टैंडर्ड एरर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो चलो देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं फटाफट। क्या कहते हैं कि मीनिंग ऑफ द कॉरिलेशन इन द स्टैटिस्टिक्स, कॉरिलेशन इन द स्टैटिस्टिक्स मेजर दैट डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। हाउ द चार्ज ऑफ द वन वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद द चार्ज इन द अनदर, चेंज इन द वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद द चेंज इन अदर वेरिएबल। कि जैसे ही मैं प्राइस के अंदर चेंज कर रही हूँ, मैंने कहा कि प्राइस के जो पहले मान लीजिए कोई कंपोनेंट थी वो 100 रुपये के थे, तो उस टाइम उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड बच्चे आपके पास मान लीजिए 10 थी। जैसे ही मैंने इस प्राइस में वन फैक्टर के, वन वेरिएबल के प्राइस में चेंज किया, मान लीजिए मैंने इसका 50 कर दिया, तो इसका भी क्या होगा? इसका भी चेंज होगा। वो जरूरी नहीं है कि ये डबल हो, इससे ट्रिपल हो, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। तो यहाँ पे चेंज जरूर होगा, वो चेंज आपको दिखाना है, वो आपको क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है कि हाँ कि प्राइस के कम होने से डिमांड मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 10 से क्या पता 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 50 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना? अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ द कॉरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ द कॉरिलेशन का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं। रिलेटिव वैल्यू दैट मीन्स जब एक तो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल, दोनों की जो यूनिट होती है ना, मीन्स की जो पीछे लगती है यूनिट, उनकी यूनिट क्या है? सेम है। जैसे मैं कहूँ कि रुपीज़ है हमारे इंडिया की करेंसी, तो हम रुपीज़ में ही बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इसको रुपीज़ में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ किसी और करेंसी में, तो उसे बोल लेंगे रिलेटिव, है ना? मैंने आपको नंबर का एग्जाम्पल दिया कि आपके नंबर कितने आए, आपने कहा कि मैम 440 नंबर आए 500 में से, तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या कहूँगी? वो रिलेटिव, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे जो रेंज आने वाली है ना कोरिलेशन की, वो +1 से लेकर -1 तक ही रहेगी, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, टाइप ऑफ कॉरिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। इसकी रिलेशनशिप कैसा होता है? रिलेशनशिप मोटा क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कि एक तो क्या होता है आपके डायरेक्शन के बेस पे, कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, मीन्स कि एक बढ़ रहा है, क्या दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, या फिर मैं कहूँ कि दोनों की डायरेक्शन एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि मैंने एडवर्टाइजमेंट की ना, मेरी सेल बढ़ गई है, तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया, सेल बढ़ी, तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। मैंने बहुत मेहनत की जिससे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो पॉजिटिव है। प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा शिप है? एक अपोजिट रिलेशनशिप है। मैंने कहा कि मेरी जो इनकम है ना, मेरे पॉकेट में ना, पहले मैं 50,000 कमाती थी, अब मेरी इनकम कितनी होगी? 1 लाख रुपए हो गए, तो वहाँ पे क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी। तो कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ इनकी पॉजिटिव रिलेशन होती है, किसी क्या होती है? नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हो गया, डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है? वो आपको समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट किया गया है, इसके टाइप दिया गया है, क्या है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द वेरिएबल स्टडी, मीन्स कि कितने नंबर को हम स्टडी करें। एक तो सिंपल स्टडी होती है। सिंपल स्टडी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे केवल 2 वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, जस्ट सिंपल, ठीक है? पार्शियल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम क्या करते हैं, आपके पास एक वेरिएबल ये है, ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है, ठीक है? इनमें से आप क्या करते हो? किसी एक को क्या करते हो? कांस्टेंट मानते हो और फिर उनको बीच में बाकी को रिलेशनशिप देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड के ऊपर फर्क पड़ा है, डिमांड कम हुई है, तो यहाँ पर अदर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इनकम भी हो सकता है, यहाँ पे टेस्ट भी हो सकती है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि ना, जैसे कि अब दिवाली पर क्या है, दिवाली पर कोई भी प्रोडक्ट के जो प्राइस है, हमें मतलब मुझे पहले ही पता था, 1 अक्टूबर को ही पहले ही पता था
कि अब दिवाली पे ना जो चीज़ें 10,000 रुपये की मिलती थी ना, वो क्या पता 8,000 7,000 में मुझे मिल जाएगी, है ना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकती है, कम हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी डिमांड क्या नहीं की, क्रिएट ही नहीं की, मैंने कोई सामान खरीदा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में इसकी दिवाली के आसपास ना अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, जो नायका है, इन सब के ऊपर क्या निकलने वाली है, सेल निकलने वाले, तो मैं वहाँ क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पर पता है क्या बात की गई है कि आप ना ये जितने भी अदर फैक्टर्स है ना, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरी इनकम का एग्जांपल देखिए, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी तो बढ़ती है ना। मीन्स कि ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी डिमांड को इफेक्ट करेंगे, उन सबको क्या करो, कांस्टेंट मान लो, ठीक है। तो आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स में से किसी 2 को लेना है, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है, जो बाकी तीसरे चौथे जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप कांस्टेंट मानेंगे कि इनके बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप मुझे पता चले कि रिलेशनशिप है क्या। क्योंकि आपको मैं अगर बता दूं थोड़ी सी नॉलेज के लिए कि प्राइस के साथ डिमांड का क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। डिमांड का इनकम के साथ क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक्सपेक्टेशंस के साथ क्या होगा, इसी तरीके से रिलेशन चलेगा। आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, कभी कोई मैडम इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गए हैं, नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ। तभी कह रहे हैं कि जितने अदर फैक्टर्स होंगे ना, उनको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। मल्टीपल में ऐसा कुछ नहीं होता, 3-4 जितने फैक्टर हैं उनके सबके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं होता। चलो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर ओनली 2 वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल्स होते हैं, ओनली 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड द सेल्स। एडवर्टाइजमेंट की तो मेरी सेल बढ़ गई है, ठीक है। पर्पस क्या होता है कि यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि जैसे ही मैंने एडवर्टाइजमेंट की है, ठीक है, 2 ही वेरिएबल लेने का मतलब क्या होता है कि मैं इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखना चाहता हूँ कि क्या एडवर्टाइजमेंट करने से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, मुझे ये बताओ, है ना। कंपनी देखती है ना, देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमें ये देखना है कि 1 वेरिएबल का इफेक्ट क्या दूसरे वेरिएबल के ऊपर पड़ा है, इसकी इफेक्ट आया है या नहीं आया, उसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर रिलेशनशिप तो देखते हैं बट 2 वेरिएबल में देखते हैं, व्हाइल द कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द 1 और मोर अदर वेरिएबल्स। मीन्स की 2 वेरिएबल के अलावा जितने भी फैक्टर्स है उनको कांस्टेंट मानेंगे, उन सभी को कंट्रोल करके रखेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरी एडवर्टाइजमेंट से क्या बढ़ी है, सेल बढ़ी है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने प्राइस कम कर दिया हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्राइस फैक्टर को क्या करेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, ओके। अच्छा, पर्पस के बारे में बात की जाए, टू अंडरस्टैंड द प्योर रिलेशनशिप, हमें प्योर रिलेशनशिप जानना है तो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, मल्टीपल कोरिलेशन के मतलब क्या कहते हैं कि जहां पे एक फैक्टर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, एंड द 2 और मोर फैक्टर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल दूं बेस्ट इसका, इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि आपके पास 3 प्लांट्स है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वही कंसेप्ट है, हमने टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर किया था ये पॉइंट। मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, 3 प्लांट्स है। मैंने क्या किया, प्लांट क्या है बेटे, प्लांट क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स की प्लांट निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है, पौधे की ग्रोथ किसके ऊपर निर्भर है बच्चे, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है, आपके वाटर के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है, आप जो फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है नहीं करती है। अच्छा, मेरे पास ये इसलिए कह रही हूँ कि जो अगर मैंने कहा कि अगर मैंने तीनों पौधों को, मैं सनलाइट को क्या मान रही हूँ, इंडिपेंडेंट मान रही हूँ कि एक पौधे पे क्या किया मैंने, प्रॉपर सनलाइट दी है, एक पौधे के ऊपर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं दी है, ठीक है, एक पौधे के ऊपर बहुत ज्यादा सनलाइट है ना, तो पौधे के ऊपर असर पड़ेगा ना। तो जिसके ऊपर असर पड़ता है ना उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो असर डालता है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक तो डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका पौधा है ना इन सभी फैक्टर से इफेक्ट करेगा। मान लीजिए एक पौधे को मैंने वाटरिंग भी, सनलाइट भी, सॉइल भी, फर्टिलाइजर भी प्रॉपर इक्वल क्वांटिटी में दी है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बिल्कुल भी ना तो सनलाइट दी, ना वाटर दिया, ना ही सॉइल अच्छी दी, ना ही फर्टिलाइजर दिया। इधर क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब चीज़ दे दी, तो क्या होगा, ना तो ये पौधा चलेगा ना ही ये पौधा चलेगा। चलेगा कौन सा, ये चलेगा, क्योंकि मेरे को इसमें रिलेशन नजर आया कि जैसे जैसे मेरे पौधे की रिक्वायरमेंट थी ना, मैंने वैसे वैसा रिलेशनशिप बनाकर रखा उनके बीच में,
राइट। तो यहाँ पे यही लिखा जाता है कि यहाँ पे एक फैक्टर्स तो क्या होता है आपका डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट कौन है, मेरा पौधा है, किसके किसके ऊपर होगा, इंडिपेंडेंट काफ़ी सारे फैक्टर्स रहने वाले हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया पॉजिटिव कॉरिलेशन एंड नेगेटिव कॉरिलेशन। पॉजिटिव कॉरिलेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे दोनों के दोनों वेरिएबल्स, दैट मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो हैं इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, वो भी एक साथ होंगे, मीन्स कि एक पोजीशन में जाएंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे ऊपर की ओर। हमेशा जब पॉजिटिव कॉरिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, अपवर्ड मूव होता है, ठीक है। और नेगेटिव कॉरिलेशन कैसा होगा, ये डाउनवर्ड होगा। कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जैसे प्राइस और डिमांड का जो कर्व बनता है ना, वो भी कुछ ऐसे बनता है कि प्राइस यहाँ पे पहले बनता तो डिमांड आपकी बिल्कुल कम थी, ठीक है। जैसे ही प्राइस आपने कम किया तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो ये नीचे की ओर ही बनता है ना। और इधर साइड में कहूँ, जैसे सप्लाई के ऊपर था, इनकम के ऊपर था कि इनकम मेरी पहले इतनी थी तो मेरी डिमांड इतनी थी, मेरी जैसे इनकम बढ़ गई तो मेरी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो ये रिलेशनशिप आपको इस तरीके से दिखाना है। नेगेटिव आ गया समझ में, जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता तो मीन्स कि कोई रिलेशनशिप है, जैसे मैं कहूँ कि कोई इश्यूज है और कोई इंटेलिजेंसी लेवल है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, नहीं रिलेशनशिप है। जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहाँ पर रेंज क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। और ये इस तरीके से इत्र बित्र मतलब बिखरे हुए पड़े होते हैं, ठीक है। आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया हुआ है, जो कि हॉरिजेंटल एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो कि वर्टिकल है, हमें ग्राफ के अंदर प्लॉट करके दिखाना है। ये प्रेजेंटेशन है, बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसे मुझे करना है अटेम्प्ट, क्योंकि समझ तो आ गया, लिखना नहीं आता, ये नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जाता है आपके पास लीनियर कॉरिलेशन, लीनियर और द नॉन लीनियर कॉरिलेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, लीनियर और नॉन लीनियर कॉरिलेशन जो कि हमारे बेस करता है कंसिस्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ द चेंज बिटवीन द वेरिएबल। पता है इसमें क्या है, आपने एक कंटिन्यूस सीरीज डिस्कस देखी है, आपने कंटिन्यूस सीरीज देखी है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से क्या होता है 15 है, 15 से क्या है 20 है। एक सीरीज में एक और लेके चल रही हूँ आपके लिए, 0 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, 12 से 18 हुआ। तो दोनों के बीच में फर्क नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि इसके बीच में जो गैप है ना बच्चे, वो क्या है, फिक्स्ड है। बट यहाँ पर कोई गैप फिक्स नहीं, यहाँ पे 4 का गैप नजर आ रहा है तो यहाँ पे 5 का गैप नजर आ रहा है, यहाँ पे 5 का तो यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का तो यहाँ पे 6 का। यहाँ पे कोई भी गैप फिक्स नहीं होता, नो फिक्स्ड गैप। दैट्स द रीजन कि अगर गैप आपका फिक्स है तो आपका जो ग्राफ होगा ना वो लीनियर होगा, मीन्स कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला, ऊपर की ओर होने वाला, अपवर्ड होने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं अपवर्ड होने वाला। अगर जब गैप फिक्स नहीं होता तो क्या होगा, आपका फ्लक्चुएट करेगा, या फिर ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, कुछ भी, मीन्स कि वो सीधा ना होकर वो टेढ़ा मेढ़ा जरूर होगा। तो उसे बोला जाता है लीनियर और द नॉन लीनियर। क्या देखा लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेशियो, इनके बीच में कंसिस्टेंसी इक्वल है तो गैप जो ग्राफ को होगा लीनियर बनेगा, अगर नहीं है तो नॉन लीनियर होगा, ठीक है। ये मैं पता है क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जो ग्राफ है ना स्कैटर्ड डायग्राम बनने वाला है ना, सेम एज इट इज बनने वाला है। देखो लीनियर क्या कहते हैं कि चेंज इन द वन वेरिएबल इन प्रोपोर्शनेटली टू द चेंज इन द अनदर वेरिएबल। कहते हैं कि अगर मैंने एक वेरिएबल के अंदर चेंज किया है ना, तो वही सेम चेंज क्या होने वाला है, नेक्स्ट वेरिएबल में होना था, कि इनके बीच का जो गैप होने वाला है वो सेम होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि प्राइस मेरा क्या है 10% से मेरा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो क्या होगी जो डिमांड है वो भी 10% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हो सकता है नहीं हो सकता, इस तरीके से सेम इस तरीके से हो सकता है कि जब मेरी इनकम है 10% से बड़ी है तो मेरी डिमांड भी 10% से क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इनके बीच में जब रिलेशनशिप जो गैप है ना वो सेम होना, तो उसे बोलते हैं लीनियर कॉरिलेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके PDF में क्या दिया हुआ है कि जो 10% मैंने एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, अनाउंस किया है, तो वहाँ पर मेरी जो सेल है वो भी 10% इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जो स्कैटर्ड प्लॉट होने वाला है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होने वाली है। देखो वो भी अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके आसपास मेरा क्या बनने वाला, ग्राफ बनने वाला है। अगर नॉन लीनियर है, मीन्स की 2 वेरिएबल्स है उनके बीच में इक्वली चेंज नहीं आ रहा। अब क्या पता भाई मैं मेरी जो प्राइस के अंदर चेंज छोटा सा है, डिमांड में बहुत ज़्यादा आ जाए, या मैं कहूँ कि प्राइस में छोटा सा कम हो जाए, डिमांड में क्या है, एक सेकेंड, दोनों मैंने पॉजिटिव दिखा दिए, जस्ट अ सेकेंड,
कि डिमांड में मेरा जो छोटा सा प्राइस नीचे गिर रहा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर मैं कहूँगी प्राइस छोटा सा बढ़ गया, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर सकती है। गिर सकती नहीं गिर सकती, जो कि वैसे आपको बता देती हूँ, ये इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड में आता है कि ये मोस्ट ऑफ कब होता है, जब आपके पास लग्जरी आइटम्स होती हैं, ठीक है। ये आपके पास ये जो मीडियम आइटम्स होती है ना, उनकी नॉर्मल गुड्स होती है, उनके अंदर ये रिलेशनशिप दिखाई देता है, ठीक है। सो आपका कर्व कैसे बनेगा, नॉन लीनियर है तो कोई शेप ही नहीं होगी, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? तो चलो यहाँ पे ना मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा रखा है, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा टैबुलर फॉर्म में भी समझने में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास कॉरिलेशंस का जो चेंज है, वो तो हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव हो रहा है मैम, नेगेटिव हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं डिग्री ऑफ द चेंजेस, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या है कि जहां हम रेंज प्रोवाइड करेंगे, मीन्स कि इसको 1 से लेकर पॉजिटिव 1 से लेकर नेगेटिव 1 तक हम क्या करने वाले, प्लॉट करने वाले एक स्केल के ऊपर, राइट। अच्छा, जब इसको हम प्लॉट करेंगे ना एक स्केल के ऊपर, तो हमें, चलो मैं इसका एक स्केल आपको दिखा भी देती हूँ, एक सेकेंड। ये मान लीजिए ये प्रॉपर एक स्केल है, ठीक है। मैंने कहा कि जो कॉरिलेशन को ना, एक सेकेंड, यहाँ पे ले लेते हैं हमारे पास ये ग्रीन कलर, ग्रीन नहीं लेते हम, लाइट ऑरेंज, ठीक है। मैंने कहा कि जो कॉरिलेशन का जो कॉफिशिएंट है उसको डिनोट किससे करते हैं, आर से करते हैं, पता ही है तो, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं। इसकी जो रेंज है वो क्या है बेटे, पॉजिटिव 1 से लेकर नेगेटिव 1। रेंज का मतलब होता है कि एक पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट ये दे दिए, एक्सट्रीम पॉइंट ये दे दिए, इसके बीच में ही लाई करेगी। अगर इससे ज़्यादा लाई कर रही है, इससे कम लाई कर रही है, तो क्या होगा, हमारे पास जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है, गलत है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, हमें उन्हें एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका एक पॉइंट क्या निकाल दिया मैंने, -1 से लेकर मैंने +1 तक पहुंच गई मैं, ठीक है। -1 का मतलब क्या है, अगर आपकी जो ग्राफ का जो प्लॉट है, ठीक है, प्रॉपर उसी लाइन पे हो, जैसे मैंने कहा कि ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है, वो कैसा है, नेगेटिव कॉरिलेशन दिखा रहा है, ऊपर की ओर है वो पॉजिटिव कॉरिलेशन दिखा रहा है। अगर मैं कह रही हूं कि मेरा जो नंबर है वो प्लॉट इसी नंबर पे हुआ, ठीक है, इसके ऊपर ही हुआ, इसका भी यहाँ पे इसके ऊपर ही हुआ, तो इसे इस कॉरिलेशन को क्या दिखाएंगे हम, परफेक्ट कहेंगे, ठीक है। मींस की जो स्ट्रेट लाइन थी, जो रिलेशन दिखा रही है, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही अगर मेरे पॉइंट प्लॉट हो रहे हैं ना, तो उसे मैं क्या कहूँगी, परफेक्ट कहूँगी, ठीक है। समझ में आया? अगर ये डाउनवर्ड है तो उसे परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन कहेंगे, अगर ये अपवर्ड है तो उसे परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन कहेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वहाँ पे कहेंगे नो कॉरिलेशन, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्या इतना समझ में आया? अच्छा, अब आपको मैंने एक बात बताई थी, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। चीज़ें मैंने कहा कि आपके 10 में से 1 नंबर आया है तो क्या नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा, आपके अच्छे नंबर आए हैं, 10 में से 2 नंबर आए हैं, 5 नंबर आए हैं, फिर आप फाइनली 10 के पास करीब पहुंचने वाले। तब आप क्या करें, परफेक्ट के पास जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते चले जाओगे ना, तो आपकी सिचुएशन बेटर होती चली जाएगी। तो यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि एक तो आपका होता है वीक कॉरिलेशन होता है, एक आपका मॉडरेट होता है, एक आपका वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट आपको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। इनकी रेंज डिसाइड की गई है। अगर कॉरिलेशंस आपका 0.1 से लेकर 0.3 तक है तो आपका वीक, अगर पॉजिटिव साइन है तो आपका वीक पॉजिटिव कॉरिलेशन है, अगर नेगेटिव साइन है तो वीक नेगेटिव कॉरिलेशन होने वाला है। क्या इतना क्लियर है? जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगी 0.3 से लेकर 0.7 तक, तो वहाँ पे मॉडरेट हो जाएगा, यहाँ पे भी मॉडरेट हो जाएगा, फर्क बस इतना, ये नेगेटिव में चल रहा है। जैसे ही मैं ए के पास पहुँच लूँगी तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। देखो इनका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, कॉरिलेशन के रिप्रेजेंट करिए। अगर मेरा डाटा बिल्कुल एज ए कंजस्टेड फॉर्म में इसके आसपास हुआ, कंजस्टेड फॉर्म में, मैंने आप देख पा रहे हो ये कितना नज़दीक है और कितना मतलब ऐसे कंजस्टेड है, तो इसे ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कहेंगे। इसी तरीके से अगर ये नीचे की ओर है ना, कंजस्टेड है, तो उसे भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कहेंगे। समझ में आया? अच्छा, मैंने कहा कि मेरा रिलेशन ना मॉडरेट है, मॉडरेट है तो थोड़ा सा दूर दूर मिलेगा, ठीक है, इस स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन से थोड़ा दूर मिलेगा डाटा, आपका पॉइंट जो होंगे, इंफॉर्मेशन जो होंगी वो दूर मिलेगी,
ठीक है। अगर मैंने कहा कि मेरा जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा वीक है तो वहाँ पे क्या होगा, ये इतनी दूर दूर मिलेंगे, मीन्स कि इस लाइन से डिस्टेंस उनका क्या होता चला जाएगा, दूर दूर होता चला जाएगा। कम डिस्टेंस है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है थोड़ा मॉडरेट रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो वहाँ पे क्या कहेंगे, वीक रिलेशनशिप कहेंगे। क्या आपको ये टॉपिक क्लियर है? क्या ये सिंपल सा पॉइंट क्लियर था? मैंने आपके लिए नोट्स में भी ऐड ऑन कर रखा है, बट हाँ ग्राफ आपको ये दिखा रखे हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही प्लॉट हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही प्लॉट होंगे तो इसे क्या कहेंगे हम, परफेक्ट कहेंगे। इसके आसपास कंजेस्टेड है तो उसे स्ट्रॉन्ग, थोड़ा बहुत दूर दूर है तो उसे वीक कहेंगे, और थोड़ा सा दूर और इसके आसपास होंगे तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट कहेंगे। क्लियर है? ओके। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर +1 और -1 में इसकी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर? क्लियर है? ये समझ में आया? अच्छा, इनका ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया कि लाइन के ऊपर ही प्लॉट होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन मीन्स कि जब कोई भी रिलेशंस नहीं है तो क्या होगा, R = क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसका अंदर कोई जो स्कैटर्ड होने वाले हैं, रैंडम नहीं होने वाले, कोई पैटर्न नहीं होगा कि मैंने कहा कि इसके आसपास होंगे, नहीं, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कुछ भी इंटर वितर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या है कि जो क्लोज होंगे ए के पास, मैंने आपको यही बताया, क्या आपको यही बताया था कि जो जैसे जैसे ए के पास नजदीक की ओर चले जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा। डिपेंड करता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, साइन आपको रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, अच्छा जी, आपके पास आ जाते हैं, ये देखो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके मॉडरेट के बारे में। मॉडरेट का मतलब क्या है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है ना ही ज्यादा वीक है, हमारे पास बीच का पॉइंट है ना। तो ज्यादा ना वीक होगा ना स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है उसके थोड़ी दूर दूर होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया था ना, येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसको, ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मॉडरेट को रिप्रेजेंट कर रही है। पिंक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अच्छा, लो डिग्री ऑफ जो कि +1 -1 के बहुत दूर होंगे, दैट मीन्स 0 to and 0.5 होगा। कहीं पर ये डाटा आपको 0.05 से लेकर मिलेगा, या फिर मैं कहूँ कि अप टू 3 तक मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट में ये दिया हुआ है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। वैसे मेरे हिसाब से ये डाटा यही है, ठीक है। 0.05 से लेकर 0.075 तक लेकर मॉडरेट है, और उससे 0 से मतलब कि यहाँ पे एक है ना पूरा, 1 से लेकर 0.75 हमारे पास ये हाई होता है, ठीक है। यहाँ पर 0.5 तक मॉडरेट होता है और 0.3 तक ये आपका लो होता है। बट आपके कुछ बुक के अंदर ये इस तरीके से दिया हुआ था। अब अगर मैं कहूँ अपडेटेड है तो आपको ये वाला डाटा मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, कोई क्लियर हो, जो डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ये वाला जो मैंने अभी आपको प्लॉट किया ना, 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 5, 5 से लेकर 7.5 एंड देन उसके बाद 1 तक, ये रिलेशन बता रहे हैं। ये मैंने आपको टेबल के फॉर्म में भी कर दिया रिप्रेजेंट, +1 परफेक्ट कोरिलेशन, एब्सेंस, हाई डिग्री, मॉडरेट एंड लो। क्लियर है? ओके जी, अब आ जाते हैं इसके मेथड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुए, इनसे क्वेश्चंस भी आए हैं कि कार्ल पियर्सन के, या फिर मैं कहूँ कि रैंक कोरिलेशन से। अब देखो, मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स मैंने करवा दिया कि जो स्कैटर डायग्राम के थ्रू आपको कोरिलेशन बताना है, या फिर मैं कहूँगी ग्राफिकल मेथड से। ये कभी आया नहीं है, इसको ऐसे ये ग्राफ के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जितना ज़्यादा उस लाइन के पास ऊपर प्लॉट होने वाला है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कैटर्ड आपको समझना जरूरी था क्योंकि इसके थ्रू हम आगे मेथड्स करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद कार्ल पियर्सन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कार्ल पियर्सन जी ने बोला है कि मैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ना, जैसे अभी तक एक्सप्लेन किया गया ना कि ये R से डिनोट होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये +1 से लेकर -1 में होता है, ठीक है। इट्स ओके, जितना अभी तक रिप्रेजेंट किया वो ठीक है। उसने थोड़ा सा एड ऑन किया, किसने, कार्ल पियर्सन जी ने। ये कहते हैं कि जो कोरिलेशन है ना, मैं उसको सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। और जो ये फॉर्मूले आपने ऑलरेडी पहले कर रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना कि मीन कैसे निकलता है, समेशन ऑफ dx अपॉन में n। अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से निकाल रही हूँ, यही था समेशन ऑफ dx। मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने इससे रेंज की भी निकाला। रेंज को निकाला था, इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम टू माइनस के मिनिमम था, ठीक है। इसमें अंदर कमियां थी तो मीन डेविएशन निकला। मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ d का मोड किया अपॉन में n था, ठीक है। इसके अंदर ये कमी थी कि इसने नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन को इग्नोर करने के लिए मोड लगा दिया,
तो सेकेंड मोमेंटम डिस्पर्जन आया था नहीं आया था? उसने कहा था dx का स्केयर कर दो अपॉन में n कर दो। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि dx का स्केयर से क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी टर्म को क्या कर दूं मैं, स्केयर रूट कर दूं, dx स्केयर अपॉन में n। ये क्या आपको सीरीज याद है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी? उम्मीद करेंगे आप सभी को याद, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ क्विक रिव्यू लेके आइए, क्योंकि इतने ज़्यादा लंबे लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किए थे। अप्रॉक्स 50 मिनट्स का आपका सेंट्रल टेंडेंसी का था, नहीं 50 का नहीं, 130 मिनट्स का आपका स्क्यूनेस का था, ठीक है। उसके अंदर सभी टॉपिक्स के सभी मेथड्स है, इवन 6 से 7 टॉपिक्स है वो सभी डिस्कस किए थे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इसी को उसने थोड़ा सा पीछे वाला बेस लिया, यहाँ पे रैंक कोरिलेशन का ये जो रैंक दिया हुआ है +1 -1 है, उनको ही बेस मान के इनको इसने क्या किया है, फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहते हैं कार्ल पियर्सन जी। ये कहते हैं कि रेंज जो होने वाली है ना वो बिटवीन -1 और +1 की रहने वाली है, मीन्स कि ये वाली जो भी हमने डिस्कस की 0, -1, +1 रहने वाली। एज इट क्लियर? अच्छा, इनके अंदर डायरेक्शन बताई जाएगी कि ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव है, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, मैं ये भी बताऊंगा। कहते ठीक है जी। स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कितना स्ट्रेच हुआ है, कितना लंबाई में है इसकी, ठीक है। यही बात को मैंने 3 पार्ट्स में पॉइंट कर दिया, ये इसकी प्रॉपर्टी ही है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है लीनियर रिलेशनशिप। जो पियर्सन जी ने कॉरिलेशन मेजर किया है ओनली द लीनियर रिलेशनशिप इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन द नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का मतलब पता है क्या है, जहां पर आपकी जो सीरीज का गैप क्या है, इक्वल नहीं होता। ऊपर डिस्कस किया ना अभी हमने, राइट। तो वहां पर क्या है, कार्ल पियर्सन का जो कंसेप्ट है ये अप्लाई नहीं होता, ये केवल और केवल क्या करता है, लीनियर रिलेशनशिप में दिखाता है, जहां पर आपकी जो सीरीज का गैप क्या है वो इक्वल हो, राइट। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब हमने देखा था कि आपके कि चाहे एक्स वाई लिख लीजिए या वाई एक्स लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ध्यान से सुनना इस बात को कि चाहे मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ या वाई एक्स, जैसे मैं कहूँ कि 5 गुना में 3 लिख दूँ या 3 गुना में 5 लिख दूँ, आंसर तो 15 ही आना है। तो कॉरिलेशन यही कहता है कि मैं इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं करता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि यूनिट फ्री मेजर है। यूनिट फ्री मेजर का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिपेंड नहीं है ऑन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। देखो ये पॉइंट ना लास्ट लेक्चर के मैं अभी फिर दोबारा से रिपीट करूँ। जैसे मैंने डिस्कस किया था ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मैंने डिस्कस किया था स्केल का मतलब क्या होता है। जब आपकी जो सीरीज होती है ना बच्चे, इफेक्ट होती है किससे, कोई भी आइटम को नंबर को प्लस करने से, माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, ठीक है। डिस्कस किया था कि मेरे पास 2, 3, 5, 6, 8 सीरीज है, ठीक है। मैं किसी नंबर को 3 से प्लस कर रही हूँ इसी सीरीज से, तो क्या आपके कॉरिलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, या मैं कहूँ कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, रिलेशन चेंज होगा या नहीं होगा। ये कहता है कि मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसे बोलते हैं यूनिट फ्री मेजरमेंट। क्या कहने का मतलब क्या है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। अगर मैं इसके बीच में ओरिजिन और स्केल का कंसेप्ट अप्लाई करूँ, ओरिजिन दैट मीन्स आपके प्लस माइनस के आइटम को मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, चेंजेस ला रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ कि डिवाइड और मल्टीप्लाई है इसके अंदर कर रहा हूँ मैं चेंजेस, तो ये कहते हैं कि मेरे रिलेशन पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जैसा रिलेशन इससे पहले था, इसको अप्लाई करने के बाद फिर जो रिलेशन आएगा वो भी सेम रहने वाला। अच्छा, सेंसिटिव टू द आउटलाइनर, ये आपको लास्ट पॉइंट में समझ में आएगा कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यू पता है कि स्टार्टिंग में मान लीजिए 2, 3, 6, 8 है, मेरा एकदम से 8000 पॉइंट आ जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया आपका रिलेशनशिप, ठीक है। समझ में आया, कार्ल पियर्सन की कुछ एक सिंपल प्रॉपर्टीज थी। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या कहता है, अब देखो जो आपने एक सेकेंड, एक्चुअल मीन के बारे में पता है क्या होता है, एज्यूम्ड मीन के बारे में पता है क्या होता है, एक्चुअल डाटा के बारे में पता है क्या होता है, नहीं पता तो मैं अभी बता देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्चुअल मीन का मतलब होता है कि जब आप मीन निकालते हो ना किस फॉर्मूले से, आप डायरेक्ट मेथड से, किससे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, जैसे मैंने कहा कि 2, 3, 5, 7, 8 ले लीजिए, ठीक है, 10 है, ठीक है। अब मैं इसका मुझे मीन निकालने, तो उसमें क्या होता था, जितनी भी मेरे पास एक्स की सीरीज है उसको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद मेरे पास कितना आएगा, देखो 10 और 10 20 और 20 और 5 25 और 3 28, 28 बटे में 5 आएगा, है ना, कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास 28 डिवाइड में कितना आया, 5 आया, तो मेरे पास आया 5.6। ये मेरा क्या है, एक्चुअल मीन है, जिसको मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट करती थी, है ना। तो ये कहते हैं कि एक तो मैं कार्ल पियर्सन जी कहते हैं कि एक तो मैं कॉरिलेशन निकालूं
एक्चुअल मीन का यूज करके, एक कह रहा है कि मैं एज्यूम्ड मीन को लेकर चलूँ। एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है कि इस पूरे सीरीज में से मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर उठाऊं कि मैं मान के चलूँ कि वो मीन है। जब मैं कैसे उठाऊंगी कि मेरे पास ये 5 है ना, 2 आगे छोड़ दूँ 2 पीछे छोड़ दूँ, तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा मीन, ये मेरी जस्ट अजम्पशन है कि मेरा मीन 5 है। एक्चुअल में तो मैं अभी निकालूंगी। अच्छा, तो मेरे को 5 निकालने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 3 5 8 10। मैंने मान के चला कि मेरा एज्यूम्ड मीन क्या है, 5 है। इसके बेस पर मैं क्या करने वाली हूँ, dx निकालने वाली हूँ, डेरिवेटिव निकालने वाली हूँ, है ना। कैसे से निकाला सिखाया था मैंने आपको, x माइनस के a, कि जो x की सीरीज है उसमें से जो मैंने एज्यूम्ड मीन माना है उसको मैं क्या कर दूँ, सब में से माइनस कर दूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 3 माइनस के 2, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस के 3 और यहाँ पे आएगा प्लस के 5 आएगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 3 से 3 कट हो गया तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है a प्लस के समेशन ऑफ dx अपॉन में, यानी इसमें पुट करूँगी तो मेरा जो एग्जैक्ट मीन सामने आ जाएगा। देखो क्या आएगा, 5 प्लस के 3 अपॉन में 5, सॉल्व करो, 5 प्लस मैं 3 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 डिवाइड में 5 तो मेरे पास आ रहा है 0.6। कितना आया, 0.6, तो मेरा एक्चुअल मीन निकल कर आ गया। तो कहने का मतलब एक तो मैं मीन निकालूँ मैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, एक मैं मीन निकालूँ मेरे एज्यूम्ड मीन से, एक होता है जो डाटा दिया हुआ है ना, एक्स की सीरीज दी हुई है, वाई की सीरीज दी हुई है, उसी को यूज करूँ मैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, क्या क्यों बताऊंगी। क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ द dx इंटू डी वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द एक्स सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वाई सीरीज, है ना। तो बट मैं आपको क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन को मैं अंदर हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगी। क्यों, क्योंकि बेटे अभी मैंने आपको बताया dx कैसे निकालते हैं, x की सीरीज में से मैं क्या कर रही हूँ, मेरे एज्यूम्ड मीन को लेके चल रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको मीन निकालना है, उस मीन का यूज करके आप dx निकालें। इसी तरीके से y की सीरीज का मैं मीन निकाल सकती हूँ, तो क्या मैं इसको y माइनस के y मीन लिख सकती हूँ, है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी से बताओ कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने स्टार्टिंग में ये मैंने लिखा था, अभी लिखा था मेरे हिसाब से मैंने, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, क्या सबको पता है, ये dx स्क्वायर अपॉन में n मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। यस, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, स्टैंडर्ड समेशन ऑफ द dx स्क्वायर अपॉन में n, है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो है। इसी तरीके से y का लिख सकती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो है ये। अच्छा, n मेरे पास एज इट इज है, मैंने क्या किया, इस पूरी सीरीज में से मैंने n को कॉमन निकाल दिया। किसको निकाल दिया, n को कॉमन निकाल दिया। जैसे ही मैं n को कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ऊपर तो सेम एज इट इज चलेगा, x माइनस के x मीन, y माइनस के y मीन। तो मैंने जैसे ही x को n को कॉमन निकाला तो मैंने इसको कट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया नहीं आ गया, है ना। तो ये देखो मैंने अभी ऊपर जैसे खोल दिया था इसको, मैंने dx को मैंने x माइनस के मीन लिख दिया था, तो मैं इसको वापस dx नहीं कर सकती, कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि dx dy से इसकी डेविएशंस का यूज़ करके, एज्यूम्ड मीन का यूज़ करके, या फिर मैं कहूँगी मैं डेरिवेटिव्स का यूज़ करके मेरा क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत ईजी हो जाती है, मुझे कैलकुलेटर की भी यूज़ करने की जरूरत नहीं होती। दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे dx का यूज़ कर रही हूँ। तो इसी वजह से अगर या तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए या फिर आप ये कर लीजिए, दोनों आपके लिए ईजी रहने वाले हैं। अब समझ में आ गया कि ये कैसे बना है, ठीक है। अच्छा, जब मैं एज्यूम्ड मीन का यूज़ कर रही हूँ, एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है कि जब मैं मीन को निकाल रही हूँ ए से, तो वहाँ पे फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, सेम एज इट इज़ है। फ़र्क बस इतना होगा कि यहाँ पर n के साथ आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। किसके साथ होगी, n के साथ आपकी मल्टीप्लिकेशन होने वाली है। क्लियर है। चलो आपको ना इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके मैं दिखाती हूँ, तो आपको और आसान से समझ में आ जाएगा कि हाँ जी निकालते कैसे। जस्ट फॉर्मूले हैं ये, अगर आपको ये रिमेंबर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपको इजी से ग्रैप हो जाएंगे नंबर अप्रोक्स 20 एक ही चैप्टर में से, है ना। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, एन समेशन ऑफ द dx dy माइनस के समेशन ऑफ dx dy। क्या यही है, क्या इस तरीके से टर्म्स यूज़ की है। एड ऑन क्या किया है, जस्ट ये वाली टर्म आपकी यहाँ पे ऐड की है, और इन्होंने कहा कि x का घर अलग कर दो, y का घर अलग कर दो। कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो जैसे हमने अपनी ग्रेजुएशन में याद किया था, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी आता है, ठीक है, मास्टर्स डिग्री के अंदर भी आता है। तो हमने क्या किया था, इसकी घर माना था कि x का घर ये है, y का घर ये है। तो y कहता है कि मैं अपनी x कहते हैं मैं अपनी फैमिली को लेके चलूँगा, ये कहते हैं मैं अपनी फैमिली को। तो कहते हैं कि d x का स्क्वायर
साथ में n, और डी एक्स का होल स्केयर। यहाँ पे कहते हैं कि मैं किसी भी मीन का, एज्यूम्ड मीन का यूज़ नहीं करने वाला, मैं जितना भी डाटा करने वाला हूँ ओरिजिनल डाटा, मीन्स की एक्स की सीरीज दी हुई है, एज इट इज़ एक्स को पुट करो, एक्स वाई को मल्टीप्लीकेशन करो, एन का सेम एज इट इज़ है ये, इसमें कोई चेंज नहीं है। डी एक्स की जगह डी वाई की जगह डी एक्स और वाई है डायरेक्ट, समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई। नीचे क्या है, नीचे क्या है, एक्स का घर अलग है, वाई का घर अलग है, ठीक है। देखो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं। एक ये कैसे नजर सीरीज आ रही है आपको नजर में, ये देखो एक्स की इन्फॉर्मेशन, एक्स एक वेरिएबल दे रखा है, दूसरा वेरिएबल दे रखा है, इनके बीच में हम कॉरिलेशन निकालते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि मेरे पास क्या है, जो मेरे पास एक्चुअल डाटा है मैं इसका यूज कर लूँ, या मैं कहूँ कि मेरे को क्या करना है, जो फर्स्ट मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था ये वाला डी एक्स समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ द डी एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई स्क्वायर, किसी का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा मुझे फॉर्मूला याद होगा ना तो तभी मैं आगे इंप्लीमेंटेशन कर सकती हूँ। मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे देखो क्या चाहिए, एक्स वाई है, ठीक है, मीन्स की मुझे एक्स और वाई की मल्टीप्लाई चाहिए, दूसरा मुझे एक्स का समेशन चाहिए, मीन्स मुझे ये वाले आइटम चाहिए। सबको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड जस्ट लेट मी चेक, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मुझे ये फॉर्मूला अगर मुझे पता होगा तो मैं इसके हिसाब से क्या कर सकती हूँ, सारी आइटम्स निकाल सकती हूँ। अच्छा मेरे को x चाहिए, मुझे इसकी समेशन चाहिए, मुझे y चाहिए, मुझे इसका समेशन चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, n, n क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स की n मेरे पास क्या है 7 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n = 7 है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कि x का स्क्वायर चाहिए, अच्छा तो मैं यहीं पे लिख दूँ x का स्क्वायर, मुझे x का स्क्वायर चाहिए, मुझे y का स्क्वायर चाहिए, है ना, मुझे y का स्क्वायर चाहिए। अच्छा जी नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मुझे फिर समेशन ऑफ x का स्क्वायर चाहिए, समेशन ऑफ x का स्क्वायर दैट मीन्स इसकी समेशन करने के बाद इसका स्क्वायर चाहिए। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी प्लस कर देती हूँ कि 18, जस्ट अ सेकेंड, यस 18 प्लस के 20 प्लस के 22 प्लस के 24 प्लस के 26 प्लस के 28, ठीक है, प्लस के 30। आई होप कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी, आप भी मेरे साथ साथ कर लीजिए, कोई एरर है तो मुझे बताना, ठीक है। 168, वैसे भी लास्ट में पता चले जाएगा कि हमारा क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि जो आंसर है वो +1 और -1 के बीच में आने वाला है। आंसर जब पहले पता हो ना तो थोड़ा एक्यूरेसी रहने में श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा मुझे ये तो पता चल गया, समेशन ऑफ x पता चल गया, ठीक है, अब समेशन ऑफ y पता चलाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं साथ साथ पुट कर दूँ कि ये वैल्यू मुझे पता चल गई क्या है 168 है इनटू में, और ये भी मुझे पता चल गई है कि 168 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके जी, अब मैं y का समेशन कर लूँ, 30 प्लस के 35 प्लस के 37 प्लस 33 प्लस 38, एक सेकेंड प्लस 38, एक सेकेंड मेरी कैलकुलेशन में मेरे को लग रहा है गलती हो गई, प्लस के 41 259 आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक, क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 30 प्लस के 35 65 हो गया, 37 प्लस 33 प्लस 38 प्लस कर लेते हैं वापस 45 को, प्लस कर लेते हैं 41 को, तो मीन्स की करेक्ट है हमारे पास 259, ठीक है। तो मेरे पास ये भी आ गया 259 आ गया, और ये वाली रूट का भी मेरे पास एक कंपोनेंट आ गया 259 का, मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना। तो इसका अगर मैं 259 का स्क्वायर कर दूं तो मैं अभी कैलकुलेशन कर देती हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए, 67081। ओके समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई का भी समेशन चाहिए, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन मुझे, मीन्स कि 30 को क्या करना पड़ेगा, 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना आया 540 आया। अच्छा जी 35 को मैंने मल्टीप्लाई किया 20 से, तो मेरे पास कितना आया 700 आया। मैंने क्या किया 37 को मल्टीप्लाई किया 22 से, 22 है ना, यस 22 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 814 आया। देन उसके बाद 33 गुना में 24, ये आया 792। आप वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट इसकी कैलकुलेशन करके लेके आइए, मैं भी इसकी फटाफट कैलकुलेशन लिख लेती हूँ क्योंकि टाइम फिर हमारा कम लगेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो मैंने लिख लिए हैं फटाफट। सो यहाँ पर इनका समेशन करने के बाद 6324 आया, ठीक है। अच्छा मेरे को क्या यहाँ पे लिखना था 6324, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे नंबर ऑफ एन से मेरा 7 है। अच्छा
मेरी एक्स स्क्वायर रह गया, वाई स्क्वायर रह गया, बाकी सभी नंबर्स मैंने लिख लिए। देखो एक्स का स्क्वायर का आंसर क्या आने वाला है। अब मैं एक्स का स्क्वायर की करने वाली हूँ। 18 को मैं फटाफट इसको भी कर लेती हूँ। 18 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 324 आया। देन उसके बाद मैंने 20 को मल्टीप्लाई किया, 20 के साथ 400 आया। 22 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 22 के साथ 484 आया। देन उसके बाद 567 आया, 76 सॉरी, ठीक है। और ये आया 676। 28 को किया 784। देन उसके बाद 9 को किया मैंने 300 को किया मैंने 900 आया। तो इनका समेशन आया 4144, ठीक है। कितना आया, एक्स का स्क्वायर कितना है, ये एक्स का स्क्वायर कितना है 4144, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई भी करनी है मुझे 7 से, और इनका क्या है स्क्वायर रूट है माइनस करने से। वाई की भी कर लेते हैं। क्या है आपके पास यहाँ पे 900 है, 35 की 35 से करेंगे। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखे, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, आप अपनी बेस पे कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। 1369 1089, देन उसके बाद 1444, देन उसके बाद 2025, देन उसके बाद 1681, देन नीचे आ जाएगा मेरे पास 9733, ठीक है। तो मेरे पास ये भी आ गया 9733 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्या सभी का इतना समझ में आया, सभी को इतना समझ में आया, ठीक है। मैं इसको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है 7 इंटू 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया 40,268 आया, ठीक है। अब मैंने इनको इस दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ। 168 को मैंने मल्टीप्लाई किया 259 के साथ, तो मेरे पास कितना आया, माइनस करेंगे 43512 को, ठीक है। इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 44268 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आया 756 आया। क्लियर है। अच्छा, नीचे मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या 4144 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये आया भाई 29,000, यही कर देती हूँ मैं, आई होप सबको नज़र आ रहा होगा। ये लो कैलकुलेशन नज़र आ रही है अब कि 29,008 को मुझे माइनस करना है 168 के स्क्वायर के साथ, तो ये स्क्वायर आया भाई मेरे पास 28,224, ठीक है। इनके बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं ना। अच्छा, तो देखो 9733 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आएगा 68,131। कैलकुलेशन ये ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बीच में, पता है तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ, इनके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ये है 67081, ठीक है। समझ में आया। अब इनको मैं क्या करने वाली हूँ, सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा कि जो 67081 है उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 68 के साथ, है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस आया 1050, राइट। अच्छा, ये क्या बेटे रूट के अंदर है, तो क्या मैं इसका रूट निकाल सकती हूँ। 1050 का रूट निकालना है तो मेरे पास आया भाई 32.40, ठीक है। बहुत लंबा है बट मैं 32.40 ले रही हूँ क्योंकि 32.4033703492 करीब है, ठीक है। अब मैं 29,000 को 608 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 784 आ रहा है, जो कि आपका स्क्वायर है 28 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या निकल के आया 28 इंटू 32.04 आया। मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी कि 32.04 को, एक सेकेंड 04 है ना, 04 को मैंने 28 से मल्टीप्लाई किया, एक सेकेंड ये 40 बेटे, इनके नंबर से भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो क्या आ रहा है मेरे पास 907, ठीक है। ऊपर क्या है 756, तो इनको मैं सॉल्व करूँगी तो 0.833 मेरे पास क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं मेरा ठीक है, क्योंकि रेंज के हिसाब से मैंने बोला था रेंज मेरे पास कितनी आने वाली है, +1 से लेकर -1 के बीच में आने वाली है, जो कि मेरी लाई कहाँ कर रही है 0 के और 1 के यहाँ पर कि 0.833, राइट, 0.833 के पास करीब कर रही है। सो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई करना हो तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है dx निकालना है। dx कैसे निकालेंगे, dx आपको अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं आप मीन, एक्चुअल मीन निकालेंगे।
मीन्स के समेशन और जो एक्स की सीरीज़ है उसे क्या निकालेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, इसी तरीके से समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन, वहाँ से डी एक्स निकालें डी वाई निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इनका हमें स्केयर करना है, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना आपका आंसर 0.833, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी इसका, ठीक है। ओके जी, ये होता है फिनिश आपका कार्ल पियर्सन। देखो कार्ल पियर्सन के अंदर ना काफ़ी सारे मेथड्स है, बट आपके एग्जाम में यही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सो हमें इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि यहाँ से किस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रैंक स्पीयरमैन रैंक कॉरिलेशन या फिर कॉफिशिएंट की बात में। स्पीयरमैन कहते हैं कि जो मेरा कॉरिलेशन में दिखाने वाला हूँ उसको मैं कॉफिशिएंट ऑफ जो कॉरिलेशन दिखाने वाला हूँ, या तो मैं उसको RS से डिनोट करूँगा या फिर मैं उसको वाई से डिनोट करूँगा, ठीक है। और इसे बोला गया है ये नॉन पैरामेट्रिक मेजर्स है, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक के बारे में डिस्कस किया था ना, कि पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है, जब हमें अपने पॉपुलेशन के बारे में क्या होती है इन्फॉर्मेशन होती है, तब हम क्या करते हैं सैम्पलिंग करना शुरू करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि टेस्ट करना शुरू करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक का मतलब क्या है कि जब हमारे पास क्या है, हमारे पॉपुलेशन के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी अनुमानित इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, स्पीयरमैन कॉरिलेशन का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैसा कंसेप्ट है, नॉन पैरामेट्रिक मेजर्स के बारे में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्लियर है, एक सेकेंड, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कॉरिलेशन एसेस किया जाता है स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोनोटोनिक रिलेशनशिप, आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्पीयरमैन के अंदर ये कमी थी कि ये केवल लीनियर रिलेशनशिप में ही यूज़ होता है, बट यहाँ पे स्पीयरमैन कहते हैं कि इट्स ओके, हम इसको इजीली यूज़ कर लेंगे, डोंट वरी, हम इसको ऑर्डर के फॉर्म में सारे के सारे डाटा को ना, यहाँ पे तो क्या किया जाता है कि केवल एग्जैक्ट जो डाटा जो ऊपर हमने डिस्कस किया जो कार्ल पियर्सन का था, क्योंकि जो डाटा हमें दिया था ना उसको चेंजेस किए जा रहे थे। ये कहते हैं कि जो मेरे पास डाटा है ना, पहले मैं उसको ऑर्डर में लाऊंगा, ऑर्डर दैट मीन्स उसको मैं रैंक करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बेसिस पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मोनोटोनिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ये कहते हैं कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है ना, दूसरा तो ऑब्वियस है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, बट आपको ये नहीं बताता है ये कितना एग्जैक्ट इंक्रीज डिक्रीज होगा। कार्ल पियर्सन कह रहा था कि ये इतना पॉजिटिव है, इससे इतना इंक्रीज होगा, तो ये कहते हैं कि मोनोटोनिक का यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रहा है कि ठीक है एक वेरिएबल के अंदर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा वेरिएबल है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज डिक्रीज होगा, वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो चेंज भी नहीं हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके, रैंक बेस्ड है, मीन्स की पूरे डाटा को क्या करने वाला है, सबसे पहले ये एक ऑर्डर में कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर पता है जैसे कार्ल पियर्सन में तो क्या था कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था, याद है आपको ये प्रॉपर्टी, मैंने लास्ट प्रॉपर्टी ये लिखी थी, सेंसिटिव टू द आउटलाइनर्स, मीन्स की जो एक्सट्रीम पॉइंट है इनसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, बट रैंक कॉरिलेशन किसी भी तरीके से एक्सट्रीम पॉइंट से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेस होता तो है बट लेस होता है एज कम्पेयर टू अगर बात की जाए कार्ल पियर्सन से। रैंक रेंज की अगर बात की जाए सेम यही पैटर्न है, +1 से -1 तक। नॉन पैरामेट्रिक का समझ में आ गया कि जहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल डाटा के बारे में इतनी एग्जैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ये आपको डाटा को ऑर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो चलो, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या है, फॉर्मूला सिंपल सा है। अभी आपको देख के डरावना सा लग रहा है कि RS = 1 - के 6 समेशन ऑफ DI स्केयर क्या लिखा हुआ है, N स्केयर -1 के लिए। बच्चे D का मतलब पता है क्या है कि जो आप सीरीज है ना उसको जो रैंक देने वाले हो ना, दो सीरीज के रैंक का डिफरेंस D से डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज क्या है X है, एक सीरीज क्या है Y है, इनको पहले मैंने रैंक दिया तो उसको बोल दिया R1, इसको मैंने रैंक दिया तो उसको बोल दिया R2। जब मैं R1 से मैं R2 को माइनस करूंगी ना, ठीक है, उसको मैंने D से डिनोट किया, सो सिंपल, उसका मुझे स्केयर करना है। सबसे आसान क्वेश्चन यही है, पता है आपको। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 1 क्या, चलो इसको मैं बाद में करूँगी, पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक सीरीज दी हुई है X की, जिसके अंदर हाइट है 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 165 है, 175 है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये पहला स्टेप क्या है कि मैं इस डाटा को क्या करूँ, रैंक दूँ। रैंक दैट मीन्स सबसे पहले कम डिजिट में ये है 1, देन उसके बाद 2 ये है, देन उसके बाद 3 ये है, देन उसके बाद 4 ये है ना। सेम इस तरीके से मैंने ये क्या, मेरे पास R1 है, मेरे पास सेकंड सीरीज है Y है, ये R2 है, तो इसको भी मैंने क्या किया, रैंक दिया है। तो सबसे पहले मेरे पास ये 1 आ रहा है, देन उसके बाद ये 2 आ रहा है, देन उसके बाद ये 3, देन 4,
ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, डी निकालना है, दैट मीन्स R1 में से R2 को माइनस करना है। मीन्स की जो रैंक हमने दिया है फर्स्ट सीरीज को, रैंक हमने दिया है सेकंड सीरीज को, उसमें से माइनस करना है। मैंने क्या किया, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आया, 3 में से 3 किया, ओ माय गॉड ये तो क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। मीन्स की जो डी का स्केयर निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है, 0 निकलने वाला है, राइट, निकलने वाला नहीं निकलने वाला। तो मैं जैसे ही इसको फॉर्मूले में पुट करूँगी, देखो ये तो ऊपर नीचे वाले सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो ऊपर नीचे सब 0 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा केवल एक, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ 1 आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास एक और सीरीज है, ऐसा मैंने क्वेश्चन एग्जाम, मेरे को भी नहीं पता था, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कभी सोचो कि हाँ 0 नहीं आ सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, बट आपका जो मेन इफेक्ट है ना, आर की जो वैल्यू है वो +1 और -1 के बीच में आएगी। आई ना भाई, +1 आई ना, दैट्स इट। ये परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सबसे पहले रेंज में करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नजर आया, 10 है, 12 है और यहाँ पे 8 है। दैट मीन्स ये सबसे पहले नंबर पे 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा। देन उसके बाद आपके पास 4 यहाँ पर है, 5th यहाँ पर है, 6th यहाँ पर, 7th यहाँ पे, ठीक है। सेम इस तरीके से इसको देंगे। पहली सीरीज को रैंक दे रहे तो इसलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, R1 लिख रहे हैं। दूसरी सीरीज को रैंक देंगे तो इसको R2 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है, सबसे पहले 1 ये यहाँ पर है, फिर आ जाता है हमारे पास 6 के बाद आपके पास आ जाता है 10, 2, उसके बाद 3 यहाँ पर है, 12 के बाद आ जाता है 15, 4 यहाँ पर है, 16, 5, फिर है मेरे पास 18, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस करना है। अब 2 में से मैं 2 माइनस के 4 करूँगी तो माइनस का 2 आएगा, इट्स ओके। 3 में से मैं 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0 आया, 4 में से माइनस के 7 करेंगे तो माइनस के 3 आएगा, 5 में से 5 गया 0 आएगा, 6 में से 3 गया 3 आएगा, 6 में से 7 में से 6 गया 1 आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका स्केयर करना है। क्या है, 2 2 4 1 0, 3 3 9 0 9 1, इन सब का ऐड कर दो। क्या लिखा हुआ है, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ऊपर है 24। सिंपल है। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था, पुट करो। यहाँ पे मेरे पास 24 आया ना, देखो 1 माइनस के 6, समेशन क्या है मेरे पास आया, समेशन ऑफ द dx स्क्वायर का क्या है 24 आया। नीचे n की नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 7 है, 7 का स्क्वायर 49 है, माइनस के 1 है। सिंपल सा है, सॉल्व करो। देखो 24 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 144, ठीक है। और 48 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 336 आया, 336 आया, ठीक है। ओके, मैं इनका एलसीएम ले रही हूँ, 336 आया, यहाँ पे 336 है, माइनस के 144 करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 129 आएगा, 336 आएगा। मुझे क्या करना है, इसको 336 से डिवाइड करना है और जो कि मेरा आंसर आ चुका है 0.57। क्या आपको रेंज समझ में आया, रैंक कोरिलेशन सिंपल सा है। आपको बताती हूँ 2023 के अंदर जून के एग्जाम के अंदर रैंक कोरिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, बहुत ईजी लगेगा। फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये देखो, फिजिक्स के नंबर दे रखे हैं, मैथमेटिक्स के नंबर दे रखे हैं, इसको रैंक में डिफाइन करना है, स्पेयरमैन और रैंक कोरिलेशन बाय द असाइन द रैंक एंड द इंटरसेप्ट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट निकालना है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। आया समझ में? तो अब ये स्टेप जो लिखे हुए ना, ये अब इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले रैंक देना है, फिर D1 निकालना है, मीन्स की दोनों को रैंक 1 से रैंक 2 को माइनस करना है, फिर उसको क्या करना है, स्केयर करना है, देन उसके बाद सम करना है, देन इनपुट करना है फॉर्मूला कि 1 माइनस के 6 इंटू द DI का स्केयर अपॉन में क्या है, आपके पास n है, n स्केयर माइनस के 1 है, ठीक है। क्लियर समझ में आया? हो जाता है कंप्लीट आपका कोरिलेशन। आया समझ में? अच्छा, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिग्रेशन क्यों आया, क्योंकि कोरिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में, है ना। बट रिग्रेशन क्या करेगा, रिग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो वन वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल, आपने इसके बीच में रिलेशनशिप तो बता दिया, बट आपने ये नहीं बताया कि किसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, किसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है। मीन्स कि
ये जैसे मैंने कहा कि मेरी जो प्राइस के बढ़ने से डिमांड के कम हुआ क्योंकि प्राइस कम हुआ, मतलब इसके बीच में ना एग्जैक्ट नहीं पता कि किसके किसके कारण है, इसके काज एंड इफेक्ट के बारे में मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। वो काज एंड इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, रिग्रेशन दे रहा है। मीन्स कि ये बता रहा है कि हाँ ये कारण था जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये रिजल्ट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका रिजल्ट डाउन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रीजन बता रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि हाँ रीजन ये है, इन डेप्थ में बता रहे हैं कि हाँ ये वेरिएबल है। जैसे मैंने आपको पौधे का एग्जाम्पल दिया, पौधे की ग्रोथ क्या है, इतने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, जैसे यहाँ पे भी क्या होंगे आपके पास, एक क्या होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, एक क्या होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इसने बताया कि कौन सा वेरिएबल कौन है डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है ना। ऊपर में अभी तक ये नहीं बताया गया था कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, वो जस्ट एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, ठीक है, समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको डिपेंडेंट पता लगेगा, इंडिपेंडेंट पता लगेगा। जैसे मैं कहूँगी यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे x एंड y, एक सीरीज हम निकालेंगे कि y और x ऑन y, एक सीरीज हम निकालेंगे y ऑन x। क्या इससे पढ़कर क्या पता लग रहा है, x ऑन y का मतलब क्या है कि x डिपेंडेंट है किसके ऊपर, y के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा y ऑन x है कि y डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, x इज द फर्स्ट सीरीज के अंदर क्या है, x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा क्या है y क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर क्या है सेकंड सीरीज के अंदर y क्या है डिपेंडेंट है और x क्या है इंडिपेंडेंट है। सिंपल सा है। देखो क्या लिखा हुआ, स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि यूज किया जाता है किस चीज के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन द अ डिपेंडेंट एंड द वन मोर एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। ये शो करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये शो करता है बच्चे कि इम्पैक्ट क्या था ऑफ द वन वेरिएबल ऑन द अनदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल का दूसरे के वेरिएबल के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है इम्पैक्ट पड़ा, कॉरिलेशन ने बताया, बट कितना इम्पैक्ट पड़ा है ये रिग्रेशन बताएगा, काज एंड इफेक्ट्स ये रिग्रेशन बताएगा। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे को तो 20% पड़ा, मेरे को 10% पड़ा, ये एग्जैक्ट में एक्सप्लेन करके ये बताएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अभी जो डाटा है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे 1 अक्टूबर को ही इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि दिवाली पर क्या होने वाले हैं, चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी बहुत सस्ती होंगी, कि कोई चीज़ अगर 10,000 की मिल रही है उस टाइम मुझे 8 या फिर 8.5 7,000 के करीब मिल जाएगी। ये मुझे प्रिडिक्ट, ये क्या है मेरे पास इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ करके क्या कर रही हूँ, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ, है ना। हर साल की जो पास्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है, ठीक है, इवन आज अब क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उनके बेसिस पे मेरे को क्या हो रहा है, प्रिडिक्शंस हो रही है। तो रिग्रेशन हमें, ये भी एक इसमें की पॉइंट है कि रिग्रेशन क्या करता है, प्रिडिक्शंस करने के लिए हमें हेल्प करता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी, अगर जैसे मैंने कहा कि ना प्राइस है वो चेंज होगा, वो इंडिपेंडेंट है ना, वो इम्पैक्ट किसके ऊपर डाल रहा है, डिमांड के ऊपर डाल रहा है नहीं डाल रहा। अच्छा, मैंने कहा कि जो मेरे जितने भी इंडिपेंडेंट्स है ना वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उनके मेरे को इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है इसके बारे में प्रेडिक्ट करके कौन बताएगा, रिग्रेशन बताएगा। ओके, अच्छा, एस्टिमेट और द प्रेडिक्शंस ऑफ द अननोन वैल्यू। प्रेडिक्शंस तो वही बात है ना कि जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, ठीक है, अननोन पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ओके जी, यहाँ पर अब बढ़ते हैं, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इसको पढ़ो। क्या लिखा हुआ, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर रिग्रेशंस वेयर द स्ट्रेट लाइन is the fitted to the data point to the minimizing the distance between the observed value and the predicted value। एक लाइन डिस्कस की थी हमने, ये लाइन है, अगर जो मैंने ये प्रिडिक्टेड है, जो मैं सोच रहा हूं, अगर वो वैसा ही हो जाए तो क्या होगा, कोई गैप नहीं है। मीन्स कि जो ऑब्जर्व किया था और जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, मैंने सोचा था कि जो प्राइस है इन फ्यूचर में मेरे को 8,000 में, ये जो मान लीजिए मेरे को एलईडी परचेज करनी है तो ये 8,000 की मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने आसपास प्राइस सेट कर लिया कि 8,8100 रुपये की मुझे मिल जाएगी। ठीक है, या मैं कहूँ कि मैंने पूरा ही 8,000 प्रिडिक्ट किया था। तो जब क्या होता है कि जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है और आपकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, दोनों की दोनों क्या है, सेम होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ द बेस्ट फिट कहेंगे, जहाँ पर आपका डिफरेंस जो होता है कम से कम होता है। अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो रिलेशन क्या होगा, प्रिडिक्शंस क्या होगी हमारी, कहीं ना कहीं वेरी कर रही है, नहीं कर रही है। यस, तो इसी पॉइंट को पढ़ते हैं जो हमारे अभी तक हमने चार्ट पर डिस्कस किया ना, उनको। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर
कि जब आपका, एक सेकेंड, ये बता दिया मैंने जो वेरिएबल्स है वो क्या है आपके, एक तो वेरिएबल्स क्या आपका डिपेंडेंट है, एक वेरिएबल क्या है इंडिपेंडेंट है। रिग्रेशन के अंदर क्या बनने वाली है आपकी स्टेटमेंट बनने वाली, इक्वेशन बनने वाली है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x ऑन y बन सकती है। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, y ऑन x ऑन y ऑन x बन सकती है। ठीक है, फर्स्ट एंड दिस इज अ सेकेंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी कि जो x है, देखो ये b को हम क्या करते हैं रिग्रेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो पहले आता है वो डिपेंडेंट होता है, वो पीछे आता है वो क्या है इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, इसके बेसिस पे क्या निकालेंगे, हमने क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है। जो आगे लिखा होता है ना बच्चे, ये थोड़ा सा ट्रिक है या फिर मैं कहूँ कि आप उसको याद करना पड़ सकते हैं। क्या है, जो y है ना बच्चे, ये आपका सीरीज क्या है, पहले ये चेकआउट करो, y ऑन x है, y ऑन x है कि y हमारा डिपेंडेंट है x के ऊपर, तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ द ये स्लोप और इंटरसेप्ट। ये जो a है, a प्लस के b x क्या है, ये इक्वेशन है। a और b हमारे पास पूरी सीरीज के अंदर कांस्टेंट रहने वाले हैं, बट इनका एग्जैक्ट मीनिंग है। a का मतलब होता है कि वो पॉइंट होता है, वो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है जहां पर आप क्या करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी जो क्या है प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो क्या है, दोनों मैच हो जाए, उस पॉइंट को बोला गया है। अच्छा, स्लोप बोला गया है कि जो पॉइंट पे पॉइंट मैच होगा ना, उससे जब नीचे कोई एंगल बनेगा, नीचे कोई पॉइंट बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ये लाइन क्या होगी मेरे पास स्लोप होगी, ये b से रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। अगर मैंने कहा कि x ऑन y है, जैसे y ऑन x पे था, सेम इस तरीके से कि अब x डिपेंडेंट है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो a प्लस के b y है, तो यहाँ पे भी a और b क्या है कांस्टेंट है, इंटरसेक्ट का आफ्टर जो पॉइंट a है, b क्या है मेरे पास स्लोप है। ठीक है, अच्छा जो रिलेशन हमने अभी कोरिलेशन में डिस्कस किया, जो ग्राफ हमने डिस्कस किया, वही सेम एज इट इज ग्राफ है, बट फर्क क्या है, फर्क पता है क्या है, इसके अंदर गैप देखेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट देखेंगे, है ना, क्योंकि इम्पैक्ट किसी ने नहीं देखा, कोरिलेशन नहीं देखा, तो वो काम रिग्रेशन ने कर दिया। देखो, अगर मैंने कहा कि जो मैंने चल रहा है मार्केट में और मेरी जो प्रेडिक्शंस थी सेम एज इट इज थी, ठीक है, सो क्या होगा वो पहली बात तो परफेक्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करते हैं कि रिलेशन क्या है। प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कहता है नेगेटिव है। ठीक है, इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जब आ जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशंस, तो दैट मीन्स जो आपका x ऑन y है और y ऑन x है वो क्या होता है, दोनों एक ही लाइन पे होता है, और वहाँ पे r क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है। अगर ये नेगेटिव साइन है तो दैट मीन्स स्लोप क्या होगी आपकी, पहली बात तो डाउनवर्ड होने वाली है, ये बात ध्यान रखना, ये की पॉइंट्स है, ये डाउनवर्ड है, ये क्या है अपवर्ड है, और यहाँ पे r क्या होता है नेगेटिव 1 होता है, जहाँ पर कॉरिलेशन थोड़ा सा हाई नजर आता है। अब यहाँ तो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई चेंज ही नहीं है। वहाँ पे क्या होगा हाई डिग्री कॉरिलेशन के अंदर, कि जो आपने y ऑन x था और x ऑन y है, इनके बीच में ना जो गैप है ना वो बहुत कम है, तो उसे बोलते हैं हाई डिग्री कॉरिलेशन। अगर गैप आपका बहुत ज़्यादा है उसे बोलते हैं लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। अगर गैप बिल्कुल भी नहीं है तो वो परफेक्ट है, गैप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में है तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एक लाइन उधर से उधर इत्र बित्र हो, तो उसे नो की डेफिनेशन भी दी जा सकती है। ठीक है, तो देखो क्या नज़र आ रहा है कि मेरा यहाँ पर क्या है, गैप ये नज़र आ रहा है, मेरा गैप क्या है ये नज़र आ रहा है। अगर गैप मेरा कम है तो मैं उसे क्या कहूँगी, क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये लिखा हुआ है हाई डिग्री ऑफ द कॉरिलेशन। अगर ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, सिचुएशन नंबर 4 नेक्स्ट क्या आ सकती है, लोअर डिग्री ऑफ कॉरिलेशन, जहाँ पर आपका गैप बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये गैप कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या, बिल्कुल अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, नज़र आ रहा है ओके। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनने वाली है। वैसे आपकी ना रिग्रेशन की ना 2 इक्वेशन बनती है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉर्मल से भी, बट आपका जो क्वेश्चन है इसी से सॉल्व होगा। क्या होगा, नॉर्मल इक्वेशन क्या कहते हैं कि x ऑन y के साथ और y ऑन x के साथ। ये इक्वेशन ना आपको लर्न भी करनी पड़ सकती है, बट मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे इसको लर्न करना है। x ऑन y अभी समझाया, x क्या है अब यहाँ पे डिपेंडेंट है क्योंकि पहले आ रहा है, ऑन y किसके ऊपर है, y के ऊपर है। अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि भाई मेरे को x कहते हैं मुझे वैल्यू निकालनी है। एक ये 2 कंपोनेंट पढ़े ना, a और b, हमने इसमें ये 2 पर्सन मान लेते हैं, a है, 2 दोस्त है,
पहले दोस्त ने कहा था मैं हेल्प नहीं करने वाला, कहते ना मैं क्या नहीं कर रहा, हेल्प नहीं कर रहा, कहते ठीक है। दूसरा कहता है भाई मैं तो हेल्प करूंगा। बी ने कहा कि लो वाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, समझ में आया, एन ए ना, ठीक है, और प्लस में बी इन समेशन ऑफ वाई, ठीक है। बी जो इंडिपेंडेंट है वो उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एन का मतलब ना, ये एग्जैक्ट ना मतलब नहीं है, एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, समझ में आया। नंबर ऑफ आइटम्स है, ए कांस्टेंट रहेगा और बी समेशन ऑफ एक्स मीन्स की एक सीरीज दी जाएगी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ये है 8 7 8 9 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 ए लिखा जाएगा। कभी ना का ना करके आ जाओ तुम लोग, नहीं ऐसे नहीं करना, ना दैट मीन्स नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है कि चल पहली बार में मैं माना नहीं था तो मैंने क्या किया, ए भी कहते हैं कि चलो मैं भी इसकी हेल्प कर देता हूँ, तो अब ये कहते हैं कि यहाँ पे भी वाई लग जाएगा, यहाँ पे कहते हैं मैं भी चलो इसकी हेल्प कर देता हूँ, वाई भी इसके साथ लग जाता है। बी तो पहले इसके साथ एग्री था, तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, स्केयर में आ जाएगा। तो समझ में आया इक्वेशन, इजी, याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। क्या है, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ आइटम्स इंटू ए कॉन्स्टेंट है प्लस के बी समेशन ऑफ वाई। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ वाई प्लस के बी समेशन ऑफ वाई का स्केयर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं y ऑन x के बारे में, सेम ये कहते हैं कि y क्या है, डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकलेगी। किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। पहली बारी में वही a ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करता, एन a है। b कहते हैं मैं तो करूँगा, b समेशन ऑफ x है। नेक्स्ट में कहते हैं कि चलो कर देते हैं, x यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे स्केयर हो जाएगा क्योंकि ये पहले भी हेल्प कर रहा था। ओके, तो ये जो ग्राफ है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, एग्जैक्ट इनका मतलब क्या था, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। ये जो स्लोप जो नॉर्मल इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा जी, अब रिग्रेशन इक्वेशंस, ये जो अब लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये अब आपको बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा जो अभी मैंने समझाया। कहते हैं कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस देयर आर द टू टाइप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। दो तरह की रिग्रेशन लाइन होती है, एक तो एक्स ऑन वाई होती है, एक वाई ऑन एक्स होती है। क्योंकि देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स को ही क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स के बीच में हमें इम्पैक्ट बताना है कि इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर। तो दैट्स द रीजन एक को हमने एक्स माना है, एक को हमने वाई माना है, सिंपल है ना। अच्छा, ये की इक्वेशन बना दी थी मैंने, y इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स है, यहाँ पे वाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस के बी वाई है। जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट होने वाला है। सो दैट्स द रीजन मुझे यहाँ पे पता चल रहा है वाई ऑन एक्स है, ये एक्स निकालनी तो मुझे एक्स ऑन वाई पता लग रहा है, ठीक है। ओके जी, अब इसके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं, कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे मैं आपको साथ साथ बताती आई हूँ, फिर भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि इनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस है तो क्या है। देखो कॉरिलेशन के अंदर मैंने क्या बताया कि जहाँ पर हमारी डायरेक्शन पता चलती है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ये कौन बताता है, कॉरिलेशन बताता है, ठीक है। बट रिलेशन कैसा एग्जिस्ट करता है, कितना एग्जिस्ट करता है, इम्पैक्ट कौन बताता है, ये रिग्रेशन बताता है। क्या हमने ये डिस्कस किया, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई चेंज थोड़ी ना है। अच्छा, पर्पस क्या होता है, यहाँ पर अंडरस्टैंड किया जाता है द रिलेशनशिप ऑफ द एसोसिएटेड बिटवीन द वेरिएबल्स, कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना ये जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेडिक्ट किया जाता है इस एस्टिमेशन के ऊपर कि फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इसका पर्पस यही होता है कि फ्यूचर के एस्टिमेट कर सके, कि फ्यूचर में हम डिमांड को, फ्यूचर में प्राइस को, फ्यूचर में अदर फैक्टर्स को, जैसे कि फोरकास्टिंग हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हो गए, ठीक है, इन सब का क्या करना है, मुझे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। काज एंड इफेक्ट कौन बताता है, काज एंड इफेक्ट कौन बताता है, रिग्रेशन बताता है। ये क्या कॉरिलेशन बताता है, नहीं बताता। ओके जी, नेक्स्ट जाता है चेंज इन द ओरिजिन ऑफ द स्केल। अब ये बताओ, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि कॉरिलेशन कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो। कहते हैं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ओरिजिन से भी और स्केल से भी। पर रिग्रेशन कहता है भाई मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं ओरिजिन से इंडिपेंडेंट हूँ, इसकी प्लस माइनस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड से तो मुझे भी डर लगता है, मैं डिपेंडेंट हूँ पे, है ना। अच्छा, इक्वेशन बनती है यहाँ पे, कॉरिलेशन कहते हैं भाई कोई इक्वेशन नहीं है, सीधा वैल्यू निकालते हैं, बट यहाँ पे इक्वेशन है। प्रेडिक्शंस किस में होती है, प्रेडिक्शंस आपकी कॉरिलेशन में होती है, यहाँ पर सॉरी
रिग्रेशन में होती है, कॉरिलेशन में नहीं होती। वैल्यू ऑफ रेंज क्या है, यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ क्या है, पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 में होता है। पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 में तो होती है, बट यहाँ पर जो ए की वैल्यू आने वाली है, पता है आपको, जो हमने इक्वेशन पढ़ी है ना ये वाली एक्स और वाई के अंदर, यहाँ पे हम ए और बी की ही वैल्यू निकालेंगे। पता है आपको, ए और बी की वैल्यू निकालने के जो निकालेंगे ना, वो दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। अगर ये 0.5 आ रहा है तो वो भी 0.5 आएगा। इवन 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 ध्यान से सुनना, इनके साइन भी सेम में मिलेंगे, इनके साइन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आया कि पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 0.5 आ रहा है तो ये बी भी पॉजिटिव 0.5 ही आएगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप कैसा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ और डायरेक्शंस बताते हैं, पॉजिटिव क्या है या नेगेटिव है। ठीक है, लीनियर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट था, बट रिग्रेशन क्या था, लीनियर को ना बेस मानते हुए हमने दोनों के अंदर बात की थी। यहाँ पे क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शंस की थी, किसने, क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शंस। यहाँ पे लाइन टू फिट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे बेस्ट लाइन टू फिट है कि आपकी जो प्रेडिक्शंस है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो मैच हो रही है नहीं हो रही है। अच्छा, सिमेट्री का मतलब क्या था यहाँ पर कि जो एक्स वाई लिखूँ या मैं लिखूँ वाई एक्स लिखूँ, एक्स वाई लिखूँ या मैं वाई एक्स लिखूँ, क्या फ़र्क था उसमें, नहीं था। प्रॉपर्टी में समझाया था ना मैंने। अच्छा, रिग्रेशन कहते हैं नहीं भाई, मेरे लिए तो एक्स वाई का मतलब है एक्स इंडिपेंडेंट, अच्छा एक्स डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वाई के ऊपर, और वाई एक्स का मतलब है वाई डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर। मैं इनको सिमेट्रिक नहीं मानता, मैं इनको सेम नहीं मानता, ये मेरे लिए डिफरेंट है भाई। ठीक है, ये था बच्चे आपके लिए कॉरिलेशन का डिफरेंस और रिग्रेशन का डिफरेंट। यहाँ पे चैप्टर हो जाता है फिनिश। यहाँ पर देखो ये चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये लास्ट ईयर के हैं। ये क्वेश्चंस मेरे लिए थोड़ा आपके लोगों के लिए नया था, तो मैंने इसका आंसर ही नीचे लगा दिया है कि कंसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन एंड डिस्कस द यूटिलिटी इन द बिजनेस। जो इसकी प्रॉपर्टी है ना रिग्रेशन की, वो लिखनी है पहले, डेफिनेशन, पर्पस, टाइप्स, देन उसकी यूटिलिटी। ये क्वेश्चन आपको आंसर भी मैंने आपको दे दिया। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन पूछा हुआ है, आपको यहाँ पे रिग्रेशन कैलकुलेट करना है। देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स सीरीज दी हुई है, वाई सीरीज दी हुई है, और आपको पूछा गया है कि अगर आपकी डिमांड कितनी होगी प्राइस की। देखो प्रेडिक्शन का पॉइंट आ रहा है कि हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि जब मेरी प्राइस 20 होगी तो डिमांड कितनी होगी, तो ये रिग्रेशन ही आंसर दे सकते हो इसका। ठीक है, स्कैटर डायग्राम आपको समझ में आ गया कि उसकी 6-7 सिचुएशन थी, पॉजिटिव कॉरिलेशन, नेगेटिव कॉरिलेशन, नो कॉरिलेशन, हाई कॉरिलेशन, लो कॉरिलेशन, इनके बीच में आप डिफरेंस बता सकते हैं। ये आपके जून 2023 में तीनों क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है बच्चे आपका चैप्टर फिनिश। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ₹9 इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए आपको पे करने होंगे। टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, पता लगा सकते हैं कि आप इनको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास क्या है, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट हुए थे। ठीक है, देन आज हम 10 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। 18 और 19 मेरा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, 18 और 19 मेरा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये हमने पहले किया था, क्योंकि यहाँ से ना कंपलसरी है, मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ब्लॉक नंबर ये 5 है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के वाला क्वेश्चन आता है, और आपका टाइम सीरीज वाला करेंगे सबसे पहले, फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत कम सिलेबस रह चुका है ना, तो 3 से 4 दिन के अंदर हम इसको भी कवर कर लेंगे। ओके जी, so thank you for watching this video. Have a nice day and all the very best for your exam.